अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली क्लोस्ट्रम की फीडिंग के ऊपर है। क्लोस्ट्रम या बोली जो है, जो बच्चा पैदा होने के बाद जो है गाय का जो पहला दूध होता है उसको हम कहते हैं, और ये हम जो है इसकी आज अफादियत और इसकी जो बच्चे के लिए ज़रूरत है उसके ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो ये ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये जानना कि क्लोस्ट्रम जो है क्यों पिलाएं बच्चे को। तो पहली बात तो ये है कि बच्चा जो पैदा होता है गाय का, इसके अंदर जो है अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत का कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता, ना ही ह्यूमंस की तरह इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म गाय के अंदर मौजूद होता है कि प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज जो है वो काफ तक जो है वो जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको जो पहला मिल्क है वो पिलाया जाए, ताकि उसके अंदर जो रिच इम्यूनिटी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स मौजूद होते हैं वो बच्चे तक पहुंच सके, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सके जो कि उसे आइंदा आने वाले दिनों में पेश आ सकती है। इसके लिए अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं, तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर अगर आप देखें तो बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त उसकी ये जो लाइन है ये बता रही है कि उसकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है, और आप देखेंगे कि वो 20 दिन के बाद जाके कहीं उसकी अपनी एक्टिव इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। और 20 दिन से पीछे पीछे उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं मौजूद जिससे वो अपने आप को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचा सके। तो क्लोस्ट्रम जो है वो बेसिकली जो है सोर्स है उस बच्चे को बचाने के लिए उन पहले 20 दिन में, जिसमें उसको सबसे ज्यादा चैलेंज होता है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से। और अगर उसको क्लोस्ट्रम टाइमली पिला दिया जाता है तो वो इस किस्म की बीमारियों से या किसी भी जो बैक्टीरियल या अदर डिजीजेस है उनसे काफी हद तक बच सकता है। इनफैक्ट फार्म्स के अंदर जो मोस्टली मोर्टेलिटी होती है पैदा होने के बाद बच्चों में, उसमें ज्यादातर मोर्टेलिटी जो है वो पहले 20 दिनों में ही होती है। अगर आप भी ऐसे किसी फार्म पे है जहाँ आपको बच्चा पैदा होने के बाद 20 दिन तक में मोर्टेलिटी नोटिस हो रही है, तो इस पे आपको सबसे पहला जो ख्याल आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि उस बच्चे को क्लोस्ट्रम जो है या बोली जो है वो पिलाई गई थी टाइप पे या नहीं। तो ये इंतहाई जरूरी है, और बच्चे को कुव्वत मुदाफियत देने के लिए ये जो है मेजर एक जो है रोल प्ले करता है क्लोस्ट्रम। तो इसका एक फंक्शन तो ये है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि चूंकि ये एक न्यूट्रिएंट रिच फर्स्ट मील है, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स और प्रोटीन और फैट्स होती है, तो ये इसलिए भी जरूरी है पिलाना ताकि बच्चे को जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और एनर्जी जो है और वाइटामिन जो है वो मिल सके। इसके लिए अगर आप देखें तो ये आपके सामने जो टेबल है इसमें ये जो मुख्तलिफ कंसंट्रेशन है मिल्किंग के साथ साथ जो चेंज हो रही है उस पे ये जो है डेटा प्रेजेंट हो रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास जो टोटल सॉलिड्स आते हैं एक नॉर्मल मिल्क के अंदर वो प्रेजेंट हुए हुए, ये 12.9% इस वक्त लिखा हुआ है यहाँ कि 1 लीटर दूध के अंदर जो है सॉलिड्स है। और टिपिकली एक नॉर्मल मिल्क के अंदर 3.1% जो है वो प्रोटीन होती है, 0.6 मिलीग्राम जो है आईजीजी, और फैट अगर देखें तो 4% है, और लैक्टोज 5 और मिनरल 0.7% है। तो ये जो है, और वाइटामिन ए 34 माइक्रोग्राम तक है। तो ये एक नॉर्मल मिल्क की कंपोजिशन है। जो पहली दफा गाय बच्चा देने के बाद बोली देती है, क्लोस्ट्रम देती है, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये 24% तक सॉलिड्स है, विच आर ऑलमोस्ट डबल कंपेयर टू द नॉर्मल मिल्क। तो यदि एक तो सॉलिड्स जो है या गाढ़ा होता है दूध पहली बोली जो होती है, तो उसके अंदर 24% तक जो है वो सॉलिड्स होते हैं। दूसरी चीज जो है इसके अंदर प्रोटीन का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। इसी वजह से अगर आप देखें तो आप बोली को अगर गर्म करते हैं तो उसमें फुटकड़ियां सी बनती है, वो बेसिकली प्रोटीन की वजह से बन रही होती है। तो क्लोस्ट्रम जो होता है अच्छी क्वालिटी का, उसके अंदर तकरीबन 14% तक प्रोटीन होती है, जबकि नॉर्मल मिल्क में 3.1 है। तो ये भी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में जो है प्रोटीन के लेवल्स मौजूद है। इसी तरह अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देखें तो ये 32 मिलीग्राम पर ml है फर्स्ट मिल्क में या क्लोस्ट्रम में, जबकि 0.6 है मिल्क में। फैट भी इसी तरह 6.7% तक है। और लैक्टोज जो है ये 2.7 है, जो कि नॉर्मल मिल्क में 5 तक होती है। ये कम होती है क्लोस्ट्रम में, और इसकी वजह से ही क्लोस्ट्रम का वॉल्यूम भी कम होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी स्पीशी के अंदर या मिल्क के अंदर जो है लैक्टोज की परसेंटेज जो है वो 4.5 से ऊपर होगी, वो वॉल्यूम जो है वाइज जो है उसमें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लैक्टोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है और उस वॉल्यूम भी मिल्क का जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है।
इसी तरह मिनरल्स की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये कि विटामिन ए जो है वो 295 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर है, जो कि 34 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर है एक नॉर्मल मिल्क के अंदर। तो क्यूमुलेटिवली अगर आप देखें तो फ्रॉम फर्स्ट मिल्क टू गोइंग टू दी फोर्थ मिल्क या नॉर्मल मिल्क तक अगर आप ट्रांजिशन देखें, तो ये एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, जिसमें पहली मिल्क में या पहली क्लोस्टम में या बोली में सबसे ज्यादा जो है सॉलिड्स पाए जाते हैं, और उसके बाद वो ग्रेजुअली दूसरी तीसरे मिल्क में वो कम होते जाते हैं। तो इसमें एक और चीज बड़ी एक टिपिकल क्वेश्चन किया जाता है कि जी हम लोग जो है वो पहला मिल्क जो है वो अगर हमने नहीं भी पिलाया तो कैन वी फेड द सेकंड मिल्क टू दी काफ। तो पॉइंट आपके सामने डेटा मौजूद है, इसमें इम्यूनिटी का इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल भी अगर आप देखें तो ये पिलाया तो जा सकता है, लेकिन ये वाइस नहीं है। आपको बेहतर ये है कि जो पहले मिल्किंग हुई है उसी का मिल्क आपने फर्स्ट टाइम फीड करना है और उसी को सेकंड टाइम फीड करना है। अब आ जाते हैं बेसिकली प्रैक्टिसेस के ऊपर। क्लोस्ट्रम फीडिंग के अंदर तीन मेजर चीजें हैं जो जरूरी है समझनी। नंबर एक ये कि क्लोस्ट्रम की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि उससे मकसद क्या है, कि क्वालिटी से मतलब हमारा मकसद क्या है। दूसरी चीज ये क्लोस्ट्रम सही टाइम पे पिलाना चाहिए, और सही टाइम का मतलब ये है कि हम बच्चा पैदा होने के विद इन 2 आवर्स जो है उसको 2 लीटर जो है कम से कम पिला दे क्लोस्ट्रम। तो पहले 2 घंटे के अंदर अगर आप पिलाते हैं और मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर अंदर पिलाते हैं तो क्लोस्ट्रम फीडिंग जो है उसको हम कहेंगे कि ये एक रीजनेबल टाइम के अंदर फेड हुआ है। बट आइडियली इट शुड बी फेड एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और तीसरी चीज ये कि क्वांटिटी उसकी एक जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, और इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट एक होस्टिंग के काफ को 10% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से जो है क्लोस्ट्रम पिलाना जरूरी है। अगर वो 35 किलो का पैदा हुआ है तो 3.5 किलो पिलाना इंतहाई जरूरी है। आप 4 किलो तक अगर एक जनरली आप एक एसओपी बनाना चाह रहे हैं अपने फार्म का, तो 4 लीटर आप जो है वो फिक्स कर दें कि अपने क्लोस्ट्रम जो है वो एनिमल को फीड करना है। तो अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी, टाइमिंग और क्वांटिटी से मुराद क्या है। सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं। क्लोस्ट्रम की क्वालिटी के दो ही वेरिएबल हैं, यानी अगर आपने देखना है कि क्लोस्ट्रम अच्छा है कि नहीं, इसमें सबसे पहला वेरिएबल उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन कितनी है। आइडियली एक क्लोस्ट्रम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन 50 मिलीग्राम ऑफ आईजीजी पर एमएल ऑफ जो है मिल्क होनी चाहिए। अब फिजिकली तो ये नहीं आप बता सकते देख के। इसमें दो ही चीजें हैं, वो आगे हम एक्सप्लेन दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। वो ये कि क्लोस्ट्रम जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा है इनसे। और इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिफ्रैक्टोमीटर्स और क्लोस्ट्रोमीटर्स अवेलेबल होते हैं। छोटी सी होती है वो रिफ्रैक्टोमीटर टाइप की डिवाइस, जिसके अंदर जो है बेसिकली आप देखते हैं कि एक ड्रॉप डाल के क्लोस्ट्रम का कि इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर इसकी रीडिंग जो है 22 से ऊपर आ रही है, 23 से ऊपर आ रही है, तो हम कहते हैं कि क्लोस्ट्रम जो है इसके अंदर 50 मिलीग्राम से ज्यादा आईजीजी जो है वो अवेलेबल है। तो आप ये यूट्यूब के ऊपर अगर सर्च करना चाहें तो आप रिफ्रैक्टोमीटर क्लोस्ट्रोमीटर्स फॉर टेस्टिंग दी क्लोस्ट्रम क्वालिटी लिखें और आपके सामने बेताजा वीडियोस आ जाएंगी जिसके अंदर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया होगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तरफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन चाहिए और दूसरी तरफ लो बैक्टीरियल काउंट चाहिए। उसके अंदर क्लोस्ट्रम में बैक्टीरिया ना ग्रो किया हुआ बहुत ज्यादा। अगर उसमें बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो उसकी वजह से भी क्लोस्ट्रम की क्वालिटी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो बेसिकली क्लोस्ट्रम की क्वालिटीज को अफेक्ट करते हैं, और आप समझ लें उनको कि अगर वो उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं तो इनवर्सली अगर आप उनको अवॉइड करते हैं तो आप उसके अंदर एक पॉजिटिव इनपुट भी करें। तो हम वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो फर्स्ट मिल्किंग वॉल्यूम है। ये देखा गया है कि वो गाय जिनकी पहली मिल्किंग में दूध 8 लीटर से ज्यादा होगा तो वो गाय का जो क्लोस्ट्रम है उसकी क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज होगी। इसकी बुनियादी वजह डाइल्यूशन का इफेक्ट है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होता है उतने सॉलिड्स कम होते जाते हैं। तो नेचुरली अगर आप 8 लीटर से ज्यादा वाली गाय ने दूध दे दिया है पहली दफा में, तो उसकी बोली गाढ़ी नहीं हो सकती और उसकी वजह से उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम होंगे क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कम होगी। इस सूरत में आपने क्या करना होता है, हम लोग टिपिकली फार्म के अंदर ये रेकमेंड करते हैं कि क्लोस्ट्रम जो है वो स्टोर किया जाए जो सरप्लस हो। आपने 4 लीटर पिलाना था तो बाकी के 4 लीटर का क्या करना है, उसके 2-2 लीटर के आपने पैकेट्स बनाने, जिप
बैग वाले, और उनको डीप फ्रीज कर लेना है और उनको बाद में रीयूज कर सकते हैं आप। उसको आप गर्म पानी ले और उसके अंदर जो है उस गोली को जो है या उस बैग को डालें, और उसको जब वो नॉर्मल उस पे आ जाए तो उसके बाद उसको फीड कर सकते हैं। तो आप अवॉइड करें कि 8 लीटर से ज्यादा दूध देने वाला जो एनिमल है उसके क्लोस्ट्रम को यूज करें। दूसरा जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा क्लोस्ट्रम की क्वालिटी को, वो इम्यून स्टेटस ऑफ डैम है। बेसिकली अगर माँ जो है उसके अंदर वैक्सीनेशन हुई भी है प्रॉपरली तो उसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी। जिसके अंदर अगर किसी फार्म के ऊपर बीमारी आई थी तो उसके बाद जो है उसकी इम्यूनिटी भी चूंकि ज्यादा होती है, तो उसका एक्सपोजर हुआ होता है डिजीज का, तो उसकी वजह से भी वो पैथोजेंस या इम्यूनिटी का लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है, और उस क्लोस्ट्रम में भी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स में भी वो इम्प्रूवमेंट लेके आता है। तो पॉइंट ये है कि जो है इम्यून स्टेटस इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो फार्म्स के अंदर मूवमेंट होती है। आप एक नई हीफर लेके आए हैं कहीं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से, और वो उसने पहले अभी वो 2 महीने हुए उसे आए हुए, तो ऑब्वियसली वो एक लोकल क्लाइमेटिक एक्सपोजर ऑफ डिजीज से तो नहीं गुजरेगी, तो उसकी इम्यूनिटी का लेवल जो है रिलेटिवली जो वहाँ उस फार्म के ऊपर पुरानी गाय मौजूद होगी उनकी निस्बत कम होगी। लेंथ ऑफ ड्राई पीरियड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। बाज दफा फार्म्स के ऊपर ऐसे होता है कि डेटे की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की जाती और इक्का दुक्का दफा ऐसा हो जाता है लार्ज एनिमल पार्ट के अंदर कि आपकी काउ इवन पार्लर से वापस आई थी और अगर कहीं मिस हो गई उसकी रिकॉर्डिंग, तो वो अगर ड्राई ऑफ नहीं हुई तो वो एनिमल जो है वो बेसिकली जो है वो उसकी काविंग हो गई, और वो अभी उसने प्रॉपरली 20 दिन या 30 दिन का 60 दिन का सॉरी जो है वो एक ड्राई पीरियड प्रॉपरली नहीं लिया था, ठीक है। तो वो एनिमल जो है उसके अंदर इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज जो है वो उसके क्लोस्ट्रम में कम होंगी। तो इसके लिए तकरीबन जो है 3 से 4 हफ्ते चाहिए होते हैं एंटीबॉडीज की कंसेंट्रेशन को ब्लड से क्लोस्ट्रम में कन्वर्ट होने में। तो अगर आपने एक 60 दिन का ड्राई पीरियड दिया है तो ही आप इंश्योर हो सकते हैं, या 50 दिन का, 45 दिन का, तो ही आप इंश्योर हो सकते हैं कि ये जो है बेसिकली क्लोस्ट्रम जो है ये इसके अंदर जो है आईजीजीज जो है वो प्रॉपरली आई है। तो ड्राई करना प्रॉपरली टाइमली काउस को ये बड़ा जरूरी है। अगर वो ड्राई पीरियड उसका शॉर्ट हो गया बहुत ज्यादा तो उसकी वजह से क्लोस्ट्रम के अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा ड्राई काउ की न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डाइट के अंदर प्रोटीन के कंटेंट्स कम किए हुए हैं तो उसकी वजह से उसकी क्लोस्ट्रम के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो भी रिलेटिवली ज्यादा नहीं होते। इसकी एक प्रैक्टिकल रीजन ये है कि टिपिकली होता क्या है फार्म्स के ऊपर के जैसे एनिमल ड्राई होता है तो पैसे सब छोड़े होते हैं, तो व्हाट दे डू टिपिकली इन फार्म्स कि वो उसको जो है एक कॉर्न साइलेज और व्हीट स्ट्रॉ या फॉडर व्हीट स्ट्रॉ के ऊपर कर देते हैं और उसका वंडा बंद कर देते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है। एटलीस्ट 3 किलो जो है वो कॉन्सेंट्रेट 3 से 4 किलो कॉन्सेंट्रेट जो है या वंडा जो है आपको ड्राई पीरियड में काऊ को खिलाना चाहिए, ताकि उसको एक उसकी जरूरत के मुताबिक जो है वो प्रोटीन और एनर्जी जो है वो मिले इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेट। एज ऑफ द काऊ जो है ये भी एक फैक्टर है। जैसे रिसर्च कहती है कि विद द इंक्रीजिंग काविंग नंबर जो है एंटीबॉडी की परसेंटेज बढ़ती है तीसरी काविंग तक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 8.2 जो है परसेंट तक एंटीबॉडीज है, और उसके बाद फिर विद पैसिव टाइम जो है वो एज के साथ साथ जो है वो कम होती जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको मद्देनजर कर। इसके अलावा बाद में होता है कि मिल्क जो है किसी वजह से जो है आपको जो है वो निकालना पड़ गया, तो वो मिल्क जो है वो बिफोर काविंग आपने किसी भी बीमारी की वजह से या उसको जो है एनिमल जो है उसको एडीमा था या कोई और मसला था, सीवियर किस्म की कोई ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, आपने उसकी मिल्किंग कर ली अपनी काविंग, तो अब जो है वो एनिमल जो है उसका क्लोस्ट्रम जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है कि उसकी जगह किसी और एनिमल का क्लोस्ट्रम उसके काफ को जो है वो दिया जाए। ब्रीड का फर्क होता है। साहिवाल जर्सी के अंदर आपको पता है कि टोटल सॉलिड मिल्क भी ज्यादा होते हैं, तो उनके अंदर जो है क्लोस्ट्रम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन भी ज्यादा होते हैं। उस में रिलेटिवली चूंकि मिल्क वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से। इसी तरह सीजन ऑफ द ईयर के ऊपर भी क्लोस्ट्रम की क्वालिटी में डिपेंड करता है। अब आप फॉर एग्जांपल काविंग हो रही है हीट स्ट्रेस के टाइम में, तो हीट स्ट्रेस के टाइम में आपको पता है कि एनिमल खुद भी स्ट्रेस में, इम्यूनिटी का लेवल उसका अपना डाउन है, उसके साथ उसने क्लोस्ट्रम भी दिया है। तो इस तरह के सीजन में भी टिपिकली जो है कंप्रोमाइज क्वालिटी का क्लोस्ट्रम, अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छी एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट की हुई तो स्ट्रेस्ड एनिमल के जो क्लोस्ट्रम है दैट इज नॉट
going to give a good support to the calf. तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके फार्म्स के ऊपर कोई इस किस्म का इश्यूज है तो यू हैव टू लुक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस these factors to ensure कि क्लोस्ट्रम की क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज कहाँ से हो रहा है। हम देखते कैसे, मैंने आपको ये बता दिया पहले। थिक और क्रीमी किस्म का क्लोस्ट्रम होगा तो उसके अंदर लार्ज परसेंटेज ऑफ आईडीजी होगी। दिस इज अ फिजिकल वेरिफिकेशन और इसमें हम ये देखते हैं कि वो क्लीन होना चाहिए बहुत ज्यादा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्लोस्ट्रोमीटर या ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर यूज करें, उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी को आईजीजी की कंटेंट्स के साथ जो है कोरिलेट किया जाता है। टिपिकली वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 22 से 23 से अबव होगी तो हम कहेंगे कि इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी क्लोस्ट्रम। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि क्लोस्ट्रम की क्वालिटी में हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। अब होता क्या है कि फॉर्म्स के अंदर जो है कार्विंग हो रही होती है बहुत ज्यादा, स्पेशली बड़े फॉर्म्स के अंदर भी, या टिपिकली रात को अगर कार्विंग हो रही है तो बंदे भी स्ट्रेस में थे। अब वो एक इवेंट बड़े मुश्किल से गुजरा, उसके बाद उसकी मिल्किंग भी शायद उसी जगह के ऊपर होनी थी क्योंकि उसको कोई स्पेशली अब पहले दिन या उस पहली कार्विंग के बाद जो इमीडिएटली मिल्किंग होनी है उसमें तो नहीं उसको किसी ने जो है वो पार्लर को भेज देना, हॉस्पिटल में हो रही है कार्विंग। तो उस जगह के ऊपर हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करना, उस मिल्किंग के वक्त प्री डिप करना, उसके टीट्स को पोस्ट डिप करना, उसको सैनिटाइज करना प्रॉपर्ली बिफोर डूइंग द फर्स्ट मिल्किंग, ये इंतहाई जरूरी है। बाज दफा ये चीजें कंप्रोमाइज हो जाती हैं और उसकी बुनियादी वजह स्ट्रेस होता है या लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, तो वो जो है चीजें जो है वो फिर बाद में प्रॉब्लमेटिक होना शुरू होती है। अब आ जाती है क्वालिटी का चैप्टर से जो अगली बात आती है वो आ जाती है कि टाइमिंग ऑफ क्लोस्ट्रम फीडिंग। तो क्लोस्ट्रम की जो टाइमिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्यों कह रहे हैं कि भाई जल्दी पिलाना चाहिए, इसकी दो बेसिक वजह। नंबर एक तो ये है कि अगर आप उसे लेट करेंगे क्लोस्ट्रम को पिलाने में तो वो क्लोस्ट्रम या बोली जो है वो उस एनिमल से हजम ही नहीं होती, क्योंकि क्लोस्ट्रम का मॉलिक्यूल एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है और इंटेस्टाइन के अंदर जो है जो उसके सेल्स होते हैं वो ग्रोथ के साथ साथ जो उनके अंदर जो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है वो खत्म होती जा रही है। तो अगर आपने उसको डिले किया है तो इंटेस्टाइन की जो सेल्स है वो ग्रो करेंगे और स्पेस खत्म होगी तो जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। तो पहली तो वजह ये है। और दूसरी वजह ये है जल्दी पिलाने की कि अगर आप क्लोस्ट्रम जल्दी नहीं पिलाएंगे तो बैक्टीरिया पहुंच जाएगा उससे पहले, और अगर बैक्टीरिया पहले पहुंच गया तो उसने क्या करना है, उसने स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू। उसके बाद आप क्लोस्ट्रम पिलाते रहे तो मसला शुरू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैक्टीरिया ने पहले ही वो स्पेस जो इंटेस्टाइन के सेल्स के दरमियान थी वो स्पेस जो है वो कवर करना शुरू कर दी। तो इसमें आपके पास ये जो सामने ग्राफ आ रहा है इसमें एक डेटा प्रेजेंट किया हुआ है। आपके पास एक्स एक्सिस में जो है 0 से 24 आवर्स तक जो है मुख्तलिफ जो है वो घंटों में जो है बेसिकली क्लोस्ट्रम, एक ही क्लोस्ट्रम जो है वो पिलाया मुख्तलिफ काफ्स को। तो फॉर एग्जांपल जो है अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो है 0 आवर में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको क्लोस्ट्रम पिला दिया तो उसका जो ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल है वो देखिए वो 10 से ऊपर है। 10 बेसिकली कट ऑफ लिमिट होती है, तो 10 से ऊपर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल। और जैसे आपने 4 घंटे के अंदर पिलाया तब भी ऊपर है लेकिन कम हो गया। 8 घंटे के अंदर वो 10 पे पहुंच गया और 8 से आगे तो 10 से भी नीचे जाना शुरू हो गया, और 10 से नीचे जाने का मतलब है कि काम खराब होना शुरू हो गया। अब आपका जो क्लोस्ट्रम है पिलाने की जो तरीका था वो ठीक नहीं है और आपने डिले कर दिया बेसिकली। तो अगर आप देखें 24 घंटे के बाद तो 4 पे भी पहुंच गया और ये बच्चा तो कंफर्म मरने वाला है। तो पॉइंट क्या है कि बेसिकली अगर आप जितना डिले करते जाएंगे उतना ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल सीरम के अंदर कम होता जाएगा और आपको कम से कम 10 ग्राम पर लीटर से ऊपर जाने के लिए पहले ही घंटों के अंदर 2 घंटों के अंदर अगर फीड करते थे तो आप ऊपर जाएंगे, वरना आप जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये बड़ा केयरफुली इसको करने की जरूरत है। आपको मैंने बताया कि शॉर्ट एबिलिटी होती है इंटेस्टाइन की कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसमें बेसिकली बात ये है कि मैचुरेशन होती है इंटेस्टाइनल सेल्स की, और जैसे वो मैचुरेशन होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो 24 घंटे के बाद जो है वो हजम होना बंद हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी एक एलिमेंट ये भी है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो भी
इंटेस्टाइन में ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और आपको मैंने बताया था कि बेसिकली इंटेस्टाइन जो एंजाइम जो होते हैं वो फिर अवेलेबिलिटी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की होती है उसको भी कम करना शुरू कर देते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अर्ली क्लोस्ट्रम फीडिंग, इसमें जो है दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो भी, एक तो आपने उसको टाइमली पिलाना है क्योंकि आपने बेसिक जो उसकी रीजन थी वो ये थी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उसका लेवल बढ़ाना है, लेकिन दूसरी रीजन ये थी कि आपने बैक्टीरिया से पहले पिलाना है। यहाँ जो है मैं आपको 3 सिचुएशंस बता रहा हूँ जिसके अंदर जो है एक सिचुएशन में काफ को सिर्फ बैक्टीरिया पिलाया पहले, तो आप देखिए कि बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो गया और उसकी वजह से इकोलाई की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में ज्यादा आई। ये रिजल्ट्स जो है उनकी स्टडी के कहते हैं। दूसरी केस में क्लोस्ट्रम पिलाया और साथ जो है इकोलाई इकट्ठा ही पिला दिया, तो इसमें बैक्टीरिया की अटैचमेंट नहीं हुई इंटेस्टाइन के साथ, बैक्टीरिया जो है उसने इंटेस्टाइन के साथ अटैच नहीं किया। तीसरी सिचुएशन में पहले क्लोस्ट्रम पिला दिया और बाद में 1 घंटे के बाद इकोलाई पिलाया, तो ना तो बैक्टीरिया अटैच हुआ इंटेस्टाइन के साथ और ना ही इकोलाई की कंसंट्रेशन जो है वो सर्कुलेशन में ब्लड में आएगी, बल्कि एंटीबॉडीज की सर्कुलेशन जो है वो ब्लड में ज्यादा होनी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ 1 घंटे के फर्क से ही आप देखिए कि बैक्टीरिया जो है वो कितना ज्यादा जो है वो बेसिकली करता है। ये एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक न्यू बॉर्न इंटेस्टाइन है काफ की, और इसके दरमियान ये जो स्पेसेस हैं ये बेसिकली जो है ये शो कर रही हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन दी इंटेस्टाइन सेल्स। और अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है अगर आपने क्लोस्ट्रम फीड किया तो आईजीजीज जो है ये क्लोस्ट्रम जो है वो उसके दरमियान जो लाइंस के दरमियान जो स्पेस है सेल्स के दरमियान उसमें भी जमा होना शुरू हो जाएगी और उसमें से गुजरती जाएगी। लेकिन अगर बैक्टीरिया जो है वो पहले पहुंच गया तो उसने इस स्पेस को पकड़ लेना है और फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को अंदर घुसने ही नहीं देना, तो इसकी वजह से जो है नेगेटिवली इफेक्ट होगा। क्वांटिटी ऑफ क्लोस्ट्रम, अब आखिरी चीज है कि कितनी क्वांटिटी आपने क्लोस्ट्रम की पिलानी है। तो आपने बेसिकली 2 लीटर जो है क्लोस्ट्रम पिलाना है पहले 2 घंटे में, और उसके बाद जो है 2 लीटर पिलाना है अगले 6 घंटों के अंदर अंदर। और फीडिंग रेट जो है वो 10% ऑफ द बर्थ वेट से कम से कम जो है वो होना चाहिए, तो 3.5 से 4 लीटर बनता है। और फीडिंग का मेथड क्या है, नॉर्मल पिलाएं या आप चाहे उसको इसोफेजियल ट्यूब से पिलाएं, दोनों मेथड जो है इक्वली एक्सेप्टेबल है। तो मैंने आपको फीडिंग रिकमेंडेशन बता दी कि आपने क्लीन क्लोस्ट्रम जो है वो गाय को बच्चा देने के बाद पहले आपने उसको साफ सुथरा करना, उसके बाद उसकी मिल्किंग करनी है, फिर देखना है कि वो कितना गाढ़ा है और उसके आईजीजी लेवल चेक करना है। अगर उसके आईजीजी लेवल जो है वो 22 से ऊपर है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना, वरना उसको डिस्कार्ड कर। 2 लीटर आपने पहले 2 घंटे में पिलाना है, 2 लीटर उसको 6 घंटे के अंदर। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्लोस्ट्रम है उसको 2 लीटर के जिपर बैग के अंदर पैक करना है, 2 लीटर ही डालना है आपने हर बैग के अंदर, उसको रेफ्रिजरेट करना है। जब आपने दोबारा इस्तेमाल करना हो तो उस पैकेट को निकालें, उसको गर्म पानी में डालें, उसको था करें और उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल करें। और बॉटल पेल या जैसे भी आप पिला सकते हैं, बच्चा पी सकता है उसको क्लोस्ट्रम को, तो आप उसको फीड करें, चाहे इसोफेजियल ट्यूब गुजारें, उसके लिए भी बेतहाशा यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं। बड़ा सिंपल तरीका, एक ट्यूब है और उसके जो है हम वो उसको साइड से काफ को मुंह में डालते हैं और स्लोली उसको खुद ब खुद इंजेस्ट कर लेता है और उसके बाद आप उसको क्लोस्ट्रम पिलाएं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है और ये बड़ी जरूरी है काफ के सर्वाइवल के लिए। इवेल्युएशन अगर आपने करनी है अपने क्लोस्ट्रम के सिस्टम की कि भाई आपके लोग जो है क्लोस्ट्रम सही तरह पिला रहे नहीं पिला रहे, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है सीरम टोटल प्रोटीन टेस्ट। अगर 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा जो है सीरम के अंदर जो है वो प्रोटीन निकल आए, तो इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम पर लीटर से ज्यादा आईजीजी है सीरम में जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इसमें जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। मसलन ऐसे का ये जो हल्की लाइन है इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्लोस्ट्रम डिप्राइव्ड काफ, यानी ऐसे काफ जिनके अंदर क्लोस्ट्रम नहीं पिलाया गया था, और वो ये जो डार्क लाइन है इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो काफ जिनको क्लोस्ट्रम पिला दिया। तो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है, इसका मतलब है कि सब क्लिनिकल, माइल्ड, सिवियर और लीथल। तो वो काफ जिनको आपने क्लोस्ट्रम पिलाया था उसमें फॉर एग्जांपल इवन अगर हाई एक्सपोजर, ये बार हाई एक्सपोजर वाली है, हाई एक्सपोजर वाली बार को अगर आप देखें जिसके अंदर डिजीज का लेवल हाई एक्सपोजर ऑफ डिजीज था, तो उसमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो फिर भी
कम है कंपेयर टू जिसमें क्लोस्ट्रम डिप्राइव था। दूसरा, जिन काव्स के अंदर 10 ग्राम पर लीटर से ज्यादा सीरम की आईजीजी होगी, तो उनका अगर आप सर्वाइवल रेट देखें तो वो ज्यादा है कंपेयर टू वो काव्स जिनके अंदर सीरम की आईजीजी लेवल जो है वो लेस देन 10 ग्राम पर लीटर है। तो आप देखें 49 डेज के ऊपर तकरीबन 6% का जो है डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो क्लोस्ट्रम की मैनेजमेंट के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे।